नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बुर्किना फासो के युवा कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे के बारे में। हाँ, एक ऐसा नाम जो आजकल अफ्रीका की राजनीति में काफी सुना जा रहा है। बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है जो एक आप कह सकते हैं बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कैप्टन ट्राओरे वो बदलाव है जिसका अफ्रीका शायद इंतजार कर रहा था? हाँ, मतलब क्या ये वाकई महाद्वीप के लिए एक नई सुबह है या बस उम्मीदों का एक और गुब्बारा? सही। तो आज हम कोशिश करेंगे ट्राओरे के बड़े फैसलों को समझने की, और ये भी कि वो सत्ता तक कैसे पहुंचे। हाँ, और जो आलोचनाएं हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। जरूर। तो आइए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उन बड़े बदलावों से जिन्होंने कई अफ्रीकी लोगों में एक नई उम्मीद जगाई है। और ये बात भी अहम है कि उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, मतलब 35-36 साल के ही हैं शायद। हाँ बिल्कुल, इतनी कम उम्र में इतने बड़े साहसिक कदम। सबसे पहले देखते हैं भू राजनीति। फ्रांस, जो पुरानी औपनिवेशिक शक्ति है जी, उसे बुर्किना फासो से बाहर का रास्ता दिखाया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। फ्रांसीसी सेना हटाई गई, पुराने सैन्य समझौते रद्द कर दिए गए। हाँ, और पश्चिम अफ्रीका में खासकर वो साहिल वाला इलाका जहाँ पहले से ही तख्तापलट की लहर थी जी, वहाँ तो ये शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा फेरबदल था। सही। और जो चीज इसे और भी अहम बनाती है वो ये है कि बात सिर्फ फ्रांस से दूरी बनाने तक ही नहीं रुकी। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक क्षेत्रीय स्तर पर भी एक बड़ा कदम उठाया। वो क्या? पश्चिम अफ्रीका का एक पुराना क्षेत्रीय संगठन है इकोवास। हाँ, सुना है। ट्राओरे और उनके साथियों ने इससे भी मतलब किनारा कर लिया। अरे क्यों? उनकी आलोचना थी कि इकोवास बाहरी ताकतों के प्रभाव में ज्यादा है, एक तरह से नव साम्राज्यवादी हितों को साध रहा है, और सबसे बड़ी बात, वो जो इलाके में इस्लामी आतंकवाद फैला है, हाँ, उससे निपटने में पूरी तरह नाकाम रहा है। अच्छा, तो फिर किया क्या? इसकी जगह उन्होंने माली और नाइजर के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाया, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स, ASS, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। हाँ, ये तीनों देश मिलकर एक यूं कह लीजिए अलग रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब एक साथ दो बड़े कदम, एक तो पुरानी यूरोपीय ताकत फ्रांस से मुक्ति जी। और दूसरा पुराने अफ्रीकी संगठन इकोवास को चुनौती देकर एक नया ब्लॉक बनाना। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नया गठबंधन ASS वाकई इकोवास से बेहतर काम कर पाएगा? मतलब सिर्फ संगठन बनाने से तो ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन इसका जो संदेश गया वो बहुत साफ था। क्या संदेश? पहला तो ये कि अफ्रीका को अपनी भू राजनीतिक आजादी खुद लेनी होगी, किसी के भरोसे नहीं रह सकते। और दूसरा कि शायद अब वक्त आ गया है कि नए अफ्रीकी नेता उन पुराने अफ्रीकी संगठनों पर भी सवाल उठाएं जो आजादी के इतने साल बाद भी वो जो उनका वादा था, हाँ, उसे पूरा करने में नाकाम रहे हैं, चाहे वो इकोवास हो, सैडिक हो, EAC हो या फिर पूरा अफ्रीकी संघ AU ही क्यों ना हो। सही कहा। अब आते हैं सुरक्षा के मसले पर। लीबिया पर हमले के बाद तो पूरा साहिल क्षेत्र जैसे हाँ बिल्कुल, सुरक्षा और आतंकवाद की चपेट में आ गया था। बुर्किना फासो पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा। जी। तो ट्राओरे ने इससे निपटने के लिए क्या किया? विदेशी मदद ली? नहीं, यही तो खास बात है। विदेशी मदद पर निर्भर रहने के बजाय अपने ही लोगों से अपील की। अपने लोगों से? कैसे? एक वॉलंटियर फोर्स बनाई, मतलब स्वयं सेवकों की एक टुकड़ी। अच्छा। जो सेना के साथ मिलकर काम करती है। हजारों आम नागरिक देश की सुरक्षा के लिए आगे आए। वाह, ये तो बिल्कुल अलग सोच है। मतलब जमीनी स्तर से लोगों की भागीदारी से सुरक्षा। हाँ, जो पहले का औपनिवेशिक मॉडल था उससे बिल्कुल हटकर। हाँ, लेकिन इसी के साथ एक और चीज हुई है। रूस के साथ नजदीकियां बढ़ी हैं। अच्छा, हाँ, ये भी सुना है। अब आलोचक कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ताकत मतलब फ्रांस उसको हटाकर दूसरी ताकत रूस उसको जगह दी जा रही है। ये तो चिंता की बात हो सकती है। रूस की अपनी महत्वाकांक्षाएं। बिल्कुल, और रूस की भूमिका, खासकर वो वैगनर ग्रुप वगैरह, वो सवालों के घेरे में तो है। हाँ, लेकिन हमें अफ्रीकी देशों की अपनी एजेंसी, मतलब उनके अपने फैसले लेने की आज़ादी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं कि किसी देश से साझेदारी का मतलब हमेशा गुलामी ही हो। हाँ, ये भी है। दुनिया बदल रही है, शक्ति के केंद्र बदल रहे हैं। हो सकता है ट्राओरे रूस के साथ संबंधों का इस्तेमाल अपने देश के लिए ज्यादा विकल्प, ज्यादा लचीलापन हासिल करने के लिए कर रहे हो। अगर आप साम्राज्यवाद विरोधी नीति अपना रहे हैं
तो आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी तो चाहिए ही होंगे, है ना? हाँ, ये बात भी सही है। और पुरानी औपनिवेशिक शक्तियों के साथ सालों की साझेदारी ने अफ्रीका को कहाँ पहुंचाया है वो तो हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल। खैर, रूस वाला मुद्दा पेचीदा है, इस पर नजर रखनी होगी। अब बात करते हैं आर्थिक सुधारों के। ये वाकई काफी दिलचस्प लग रहे हैं। हाँ, ये क्षेत्र बहुत अहम है। बुर्किना फासो, सोना और दूसरे खनिज, काफी संसाधन है वहाँ। जी बिल्कुल। पर सालों से यही सवाल था कि देश की इस दौलत का फायदा आम लोगों तक कैसे पहुंचे। ट्राओरे ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए हैं, ऐसा सुना है? हाँ, उठाए हैं। उन्होंने देश के संसाधनों पर, खासकर खेती और खनिजों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया है। नियंत्रण बढ़ाया है मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया? नहीं, पूरा राष्ट्रीयकरण नहीं, लेकिन सरकार ने बड़ी और अहम खदानों की पहचान करके उनमें हिस्सेदारी खरीदी है। अच्छा, हिस्सेदारी खरीदी है। जी, जैसे 2 बड़ी खदानों में हिस्सेदारी के लिए करीब $80 मिलियन का सौदा हुआ। $80 मिलियन, ठीक है। इतना ही नहीं, एक सरकारी माइनिंग कंपनी बनाई गई है। सरकारी कंपनी? हाँ, जो भविष्य की सभी खनन परियोजनाओं में 30% से 50% तक हिस्सा रखेगी, ये तय कर दिया गया है। वाह, ये तो बड़ा बदलाव है। और सुनिए, हाल ही में रूस की एक माइनिंग कंपनी के साथ सौदा हुआ। रूस की कंपनी के साथ? हाँ, और उस सौदे में कंपनी ने 15% हिस्सेदारी बुर्किना फासो सरकार को मुफ्त में दी है। मुफ्त में 15%? जी, फ्री कैरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसे। मतलब सरकार को बिना कोई पैसा लगाए मुफ्त में कंपनी का हिस्सा मिल गया। ये तो कमाल का सौदा है किसी भी सरकार के लिए। बिल्कुल, ये एक अलग सोच को दिखाता है। एक अफ्रीकी सरकार ने आखिरकार दम दिखाया है और कहा है अगर हमारे यहाँ व्यापार करना है तो देश को, सरकार को इसका सीधा फायदा मिलना चाहिए। और इसका पैसा जाएगा कहाँ? योजना है कि इस कमाई को एक डेवलपमेंट फंड के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अभी ये शुरुआती चरण में है, लेकिन इरादा साफ है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ये हो सकता है। हाँ, यही दिखाता है ये। लेकिन हमें तो हमेशा यही बताया जाता है कि अगर सरकार ऐसे दखल देगी, हिस्सेदारी मांगेगी, तो निवेशक भाग जाएंगे, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। हाँ, ये डर हमेशा दिखाया जाता है। पर बुर्किना फासो की अर्थव्यवस्था वो तो ठीक चल रही है। ट्राओरे के आने के बाद पहले साल करीब 1.8% ग्रोथ। हाँ, फिर 2.53% और अगले साल 4% का अनुमान है। तो फिर वो डर वाली बात वो गलत थी। देखिए, ये इस धारणा को चुनौती जरूर देता है। शायद अगर इसे समझदारी से, पारदर्शिता से और सही नीतियों के साथ किया जाए तो संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण देश के लिए फायदेमंद हो सकता है। निवेशकों को भी स्थिरता और स्पष्ट नियम चाहिए होते हैं। शायद ट्राओरे की नीतियां उन्हें ये भरोसा दे पा रही हैं, कौन जाने। और वो बेनिफिशिएशन की भी बात थी, मतलब मूल्य संवर्धन। हाँ, उस पर भी जोर है। नवंबर 23 में देश की पहली गोल्ड रिफाइनरी शुरू करने की योजना थी। गोल्ड रिफाइनरी? जी, मतलब सोने को सिर्फ कच्चा माल बनाकर बाहर भेजने के बजाय शायद यहीं देश में सोने की ईंटों में बदला जाएगा। अच्छा, इससे तो देश को ज्यादा कमाई होगी। बिल्कुल। हालांकि ये रिफाइनरी अभी पूरी तरह चालू हुई है या नहीं, इस पर पक्की जानकारी स्रोत में नहीं है, पर इरादा साफ है। खेती के बारे में क्या? वो भी तो अहम है। हाँ, खेती के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ है। अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत जरूरी है। एग्रो प्रोसेसिंग यानी खेती के उत्पादों को तैयार माल में बदलने के लिए नए कारखाने लगाए जा रहे हैं। तो मतलब खेती और खनिज, इन 2 अहम क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल। और लोगों पर इसका क्या असर दिख रहा है? विश्लेषण वाली वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे आम लोग, सैनिक नहीं, आम नागरिक, हाँ, सिर्फ देश प्रेम के लिए बिना तनख्वाह के सरकार की मदद करने और देश बनाने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। बिना तनख्वाह के? हाँ, ये जज्बा देखना। दशकों से अफ्रीकी लोग यही तो चाहते थे कि उनके देश का पैसा उनके भले के लिए इस्तेमाल हो। सही बात है। जरा सोचिए, अगर ये सोच पूरे अफ्रीका में फैल जाए तो सरकारें कितना पैसा जमा कर सकती हैं और उससे कितना विकास हो सकता है। बिल्कुल, बस जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की और ऐसे नेताओं की जो थोड़े समय की आलोचना सहने को तैयार हो, ताकि लंबे समय में देश को फायदा हो। और हाँ, एक और चीज थी, शासन में बदलाव, वो मंत्रियों और सांसदों की तनख्वाह कम करने वाली बात। हाँ, 30% की कटौती। ये भी बड़ा कदम है। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे टीचर या जमीनी स्तर पर सेवा देने वाले लोग, हाँ, उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है। अरे वाह, मतलब ऊपर वालों की कम करके नीचे वालों की बढ़ाना। जी, ये वाकई एक अलग मॉडल है। अक्सर तो या सबकी कटती है या सबकी बढ़ती है। हाँ, ये सर्वेंट लीडरशिप मतलब सेवक नेतृत्व का संकेत देता है।
ये उन देशों के लिए एक सबक हो सकता है जहां नेताओं पर फिजूल खर्चे के आरोप लगते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण दिया जाता है अक्सर, बड़ी कैबिनेट, ज्यादा तनख्वाहें। हाँ बिल्कुल। तो ये थे वो बड़े सुधार जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है। इनका असर तो दिख रहा है, लेकिन इन सब के पीछे जो शख्स हैं, कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे, वो आखिर हैं कौन? इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? हाँ, ये जानना भी जरूरी है। चलिए अब थोड़ा इब्राहिम ट्राओरे को करीब से जानते हैं। पहली बात जो शायद कई लोगों ने ध्यान ना दी हो, उनका नाम इब्राहिम ट्राओरे। एक मुस्लिम नाम। हाँ, वो एक अफ्रीकी नेता हैं, लेकिन उनकी मुस्लिम पहचान भी अहम है। कुछ लोग तो उन्हें आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण युवा मुस्लिम नेताओं में से एक मानते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि वो एक मुस्लिम नेता होते हुए भी अपने देश में इस्लामी कट्टरपंथ से लड़ रहे हैं। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है। बिल्कुल, उन्होंने चरमपंथी इस्लाम का मुकाबला किया है, लेकिन साथ ही अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए इस्लाम के सकारात्मक सिद्धांतों का इस्तेमाल भी किया है, ऐसा कहा जाता है। वो एक ऐसे महाद्वीप और क्षेत्र में हैं जहां इस्लाम और ईसाई धर्म साथ साथ रहते हैं। अफ्रीका में दोनों धर्मों के मानने वाले बड़ी संख्या में हैं। जी। तो किसी भी बड़े अफ्रीकी नेता के लिए इन दोनों के बीच संतुलन साधना जरूरी है। हाँ। और ट्राओरे इसका एक दिलचस्प उदाहरण लगते हैं। उनकी पृष्ठभूमि में और भी कई रंग हैं। छात्र जीवन में वो एक मार्क्सवादी समूह से जुड़े रहे हैं। मार्क्सवादी समूह से? हाँ, तो ये इस्लामी सोच और वामपंथी विचारधारा का एक अनूठा मिश्रण है। और फिर सेना का अनुभव भी है। बिल्कुल, ये तीसरा अहम हिस्सा है उनकी पहचान का। इन तीनों का मेल उन्हें एक खास नेता बनाता है। और उम्र? मार्च 1988 में जन्म, यानी अभी सिर्फ 37 साल के। हाँ, बहुत युवा है। अफ्रीकी राजनीति में जहाँ अक्सर बुजुर्ग नेता ही दिखते हैं, वहाँ इतनी कम उम्र में इतना बड़ा प्रभाव डालना, ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। हाँ, ये वैचारिक मिश्रण, मार्क्सवाद, इस्लामी सोच और सैन्य अनुशासन, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये उन्हें एक अलग तरह की ऊर्जा और दृष्टिकोण देता है। उनके फौजी करियर की बात करें तो उन्होंने बुर्किना फासो की मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ली। वो उन फौजी अफसरों में से थे जिन्होंने 2022 के तख्ता पलट का समर्थन किया था, जिससे वो सत्ता में आए। हाँ, पहले वाले तख्ता पलट का। लेकिन उससे पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी काम किया है। अच्छा। खासकर उस दौर में जब इस्लामी आतंकी गुट पूरे साहेल क्षेत्र के लिए खतरा बन रहे थे। तो उन्होंने जमीनी हकीकत देखी है। बिल्कुल। बुर्किना फासो की अंदरूनी लड़ाई, यूएन मिशन की चुनौतियां, फ्रांस की भूमिका, इस्लामी आतंकियों का खतरा, ये सब उन्होंने करीब से देखा है। और ये सब उस उथल पुथल के दौर में हुआ जो लिबिया पर हमले के बाद पूरे उत्तरी अफ्रीका और साहिल में फैल गई थी। हाँ, अब उनके सत्ता में आने की कहानी को समझना भी जरूरी है। ये कैसे हुआ? देखिए, बुर्किना फासो का इतिहास थोड़ा जटिल रहा है। ब्लेज कॉम्पावरे ने 27 साल तक राज किया। 27 साल? हाँ, और कॉम्पावरे वही थे जिन्होंने थॉमस संकरा को तख्तापलट में हटाकर सत्ता हासिल की थी। थॉमस सांकरा, वो तो अफ्रीका में आज भी एक प्रतीक माने जाते हैं। बिल्कुल, आजादी, ईमानदारी, साम्राज्यवाद विरोध के प्रतीक। ट्राओरे लगभग अपनी पूरी जवानी एक ही राष्ट्रपति के राज में जिए। ये अफ्रीका में कोई नई बात नहीं है। खैर, कंपावरे के हटने के बाद उम्मीद जगी थी, लेकिन हालात सुधरे नहीं। साहिल क्षेत्र में एक के बाद एक तख्ता पलट हो रहे थे। हाँ, वो लहर चल रही थी। और बुर्किना फासो भी उसी लहर का हिस्सा बना। जनवरी 2022 में पॉल हेनरी डमीबा ने तख्ता पलट किया। और ट्राओरे ने उस तख्ता पलट का समर्थन किया था, है ना? जी, किया था। लेकिन डमीबा अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, खासकर सुरक्षा के मोर्चे पर। अच्छा। इसलिए सिर्फ 8 महीने बाद सितंबर 2022 में ट्राओरे ने खुद कमान संभाल ली। 8 महीने में ही? तो ये एक तरह से तख्ता पलट के अंदर तख्ता पलट हुआ। हाँ बिल्कुल, यूं समझ लीजिए, ट्राओरे ने कहा कि पिछला तख्ता पलट नाकाम रहा है और अब असली बदलाव लाने का वक्त है। सुनने में तो ये सब बहुत क्रांतिकारी, बहुत ऐतिहासिक लगता है। एक युवा नेता जो पुरानी ताकतों को चुनौती दे रहा है, देश के संसाधन वापस ला रहा है। हाँ, उम्मीदें तो बहुत है। लेकिन जैसा कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, यहाँ भी कुछ गंभीर सवाल और आलोचनाएं हैं जिनका जिक्र जरूरी है। हाँ, वो भी है। तो अब तीसरे हिस्से में उन आलोचनाओं और अनसुलझे सवालों पर बात करते हैं जो कैप्टन ट्राओरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि उम्मीदों के साथ साथ कुछ चिंताएं भी हैं। जरूर। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल है लोकतंत्र की बहाली का। हाँ, तख्ता पलट के बाद ये सवाल तो उठता ही है। देखिए, तख्ता पलट चाहे कितने भी अच्छे इरादे से किया गया हो, उसे आखिरकार चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपनी होती है। सही। अगर तख्ता पलट ही स्थायी सरकार बन जाए तो वो तानाशाही का रूप ले लेता है। ट्राओरे ने वादा किया था कि तख्ता पलट के 2 साल बाद चुनाव होंगे। हाँ, वादा तो था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव टाले जा रहे हैं।
तो सवाल ये है कि बुर्किना फासो इस अंतरिम व्यवस्था से एक स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ कब और कैसे बढ़ेगा? क्या कोई ठोस टाइमलाइन है? हाँ, ये एक बहुत जायज सवाल है। हालांकि इसका एक जवाब या कह लीजिए काउंटर आर्ग्यूमेंट ट्राओरे के समर्थक ये दे सकते हैं क्या कि सिर्फ चुनाव करा देना ही काफी नहीं है। कई अफ्रीकी देशों में चुनाव होते हैं, पर सत्ता में बैठे लोग असल में बाहरी ताकतों या बड़ी कंपनियों के इशारों पर नाचते हैं। ये भी एक हकीकत है। तो शायद उनका तर्क ये है कि पहले देश को सही मायने में संप्रभु बनाना जरूरी है, ताकि जब चुनाव हो और नई सरकार आए तो वो बाहरी दबावों से मुक्त होकर काम कर सके। हाँ, मतलब लोकतंत्र के साथ साथ संप्रभुता भी जरूरी है। बिल्कुल, भले इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाए, लेकिन ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है। का प्रभाव, जैसा हमने पहले बात की। हाँ, रूस वाला एंगल। आलोचक मानते हैं कि रूस अफ्रीका में यूरोपीय शक्तियों द्वारा छोड़ी गई जगह को भर रहा है, लेकिन अपने हितों के साथ। क्या ये एक नए तरह का साम्राज्यवाद है? ये चिंता तो है। और ये निराधार भी नहीं है। रूस की भूमिका, खासकर वैगनर जैसे ग्रुप्स की मौजूदगी, ये कई सवाल खड़े करती है। जी, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, आज के बदलते दुनिया में अफ्रीकी नेता अलग थलग रहकर काम नहीं कर सकते। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साझेदार चुनने होंगे। तो सवाल शायद ये नहीं है कि साझेदारी करें या नहीं, बल्कि ये है कि किसके साथ, किन शर्तों पर और कितनी आज़ादी के साथ। सही। हो सकता है ट्राओरे रूस के साथ संबंधों का इस्तेमाल पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता कम करने और अपनी मूल भाव की ताकत बढ़ाने के लिए कर रहे हों। ये भी मुमकिन है। एक साम्राज्यवाद विरोधी नीति के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय दोस्त चाहिए होते हैं। और अगर हम इतिहास देखें तो पश्चिमी देशों के साथ दशकों की साझेदारी ने अफ्रीका को कितना फायदा पहुंचाया, इस पर भी तो बहस हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो सिर्फ रूस का नाम सुनकर घबरा जाना शायद सही न हो, पर हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर लगातार नजर रखनी होगी कि ये रिश्ता किस दिशा में जाता है। जरूर। और आखिरी आलोचना का बिंदु है देश के अंदर विरोध की आवाजों को दबाने और विदेशी मीडिया के प्रति सख्ती का। अच्छा, ये भी हो रहा है? हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। विदेशी मीडिया पर नकेल कसना। खैर, अगर आप उपनिवेशवाद विरोधी एजेंडा चला रहे हैं तो शायद ये कुछ हद तक समझा जा सकता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। ज्यादा चिंता की बात है देश के अंदर असंतोष या सरकार की आलोचना करने वालों पर कार्रवाई और अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदियां। हाँ, ये तो किसी भी शासन के लिए खतरनाक रास्ता हो सकता है। बिल्कुल। हालांकि यहाँ भी हमें थोड़ा संदर्भ देखना होगा शायद। क्या मतलब? रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन ट्राओरे पर कई जानलेवा हमले हो चुके हैं। अच्छा। देश एक तरह से युद्ध जैसी स्थिति से गुजर रहा है। सुरक्षा की स्थिति बहुत नाजुक है। हाँ, ये तो है। साहिल क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब है। तो ऐसे माहौल में जहां नेता की जान को ही खतरा हो, कई बार सरकारें सुरक्षा के नाम पर कुछ ऐसी पाबंदियां लगा देती हैं जो सामान्य लोकतांत्रिक देशों में स्वीकार्य नहीं होती। ये एक जटिल स्थिति है। सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता वाली बहस। हाँ, ये सही है या गलत, ये बहस का मुद्दा है, लेकिन संदर्भ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही कहा। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो हाँ, आलोचनाएं हैं, सवाल हैं, और किसी भी नेता के काम की आलोचना होनी भी चाहिए, जैसे कि क्या तख्ता पलट सही रास्ता था। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद कैप्टन ट्राओरे अफ्रीकी नेतृत्व में एक बहुत ही दिलचस्प और शायद महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बन रहे हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए? अफ्रीका के इतिहास में कई बार उम्मीदें जगी और फिर टूट गईं। क्या इस बार कुछ अलग है? कहना मुश्किल है, लेकिन कैप्टन ट्राओरे की युवा ऊर्जा, उनके नए और साहसिक कदम और पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने का उनका अंदाज, ये यकीनन पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में हलचल पैदा कर रहा है। वो लीग से हटकर नए रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्रोत के विश्लेषक का तो यहाँ तक मानना है कि फिलहाल पूरे अफ्रीकी महाद्वीप पर अगर किसी एक नेता पर नजर रखनी है तो वो कैप्टन ट्राओरे हैं। हाँ, ये एक बड़ी बात है। बेशक चुनौतियां बहुत हैं, लोकतंत्र बहाली में देरी, रूस के प्रभाव पर सवाल, अंदरूनी विरोध। हाँ, चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन उनके सुधारों का एजेंडा और भू राजनीति में उनके उठाए कदम इतने बड़े हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। जरूर। बुर्किना फासो जैसे देश में जहाँ एक तरफ सुरक्षा की गंभीर चुनौतियां हैं, बाहरी दबाव भी हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की उम्मीद भी है। हाँ, वो भविष्य में कैसे साधा जा सकता है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है, और सिर्फ बुर्किना फासो के लिए नहीं, आज दुनिया के कई देश इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।